हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ बुक का छठा वीडियो देखेंगे। पूर्व के 5 वीडियो में आप लोगों ने बिहार के इतिहास के बारे में जाना था, मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानेंगे एवं उसके आगे की वीडियो देखेंगे। वीडियो आरंभ करने से पूर्व मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि आप सभी ये ऑब्जेक्टिव बुक को देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक के कंटेंट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल दिए हुए हैं, कहीं पर भी ब्रीफ में या विस्तृत रूप से समझाया नहीं गया है। तो सबसे पहले आप लोग इन सभी टॉपिक्स को, जो डिस्क्रिप्टिव बुक है बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की बुक, उसके डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बुक को आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ तो आंसर उसका हाइड करके, तो आपके पास जब तक आंसर खुद से नहीं आ जाता है तो समझिए सिर्फ ये इसे वीडियो देखना या वस्तुनिष्ठ का सिर्फ बुक पढ़ लेना ही सफिशिएंट नहीं होगा। आप पहले डिस्क्रिप्टिव बुक के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और थोड़ा और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो लूसेंट का जीके, जो कि आपके स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इनफ होता है और उससे आपको बहुत जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनकी बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है। तो लूसेंट के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और बिहार के परिचय में जो डिस्क्रिप्टिव बुक है इम्तियाज़ अहमद की, उसके वीडियो अपलोड किए हुए इन सभी चैप्टर्स के, उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव खुद से करने में आसानी हो। इस वीडियो की जो सीरीज आ रही है इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बिहार के इतिहास के स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य एवं मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। आज हम लोग मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। और आंसर हाइड क्या हो रहा है क्वेश्चन पढ़ने के साथ में, तो आप पहले खुद से आंसर करके देखिए कि आप आंसर करने में सक्षम नहीं हैं कि नहीं। अगर आप आंसर करने में सक्षम नहीं है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद के, और साथ में साथ लूसेंट का जीके जरूर देखिएगा संबंधित चैप्टर्स को, जिससे आपको आंसर खुद से करने में आप सक्षम हो पाएँ। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो अगर आप इस बुक से ही आंसर नहीं कर पा रहे, जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आए हुए हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस दिए, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो आपको ये वीडियो देखने का पर्पस या ये वीडियो बनाने का पर्पस यही होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ उसके आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ आप खुद में या मन में भी आंसर आ जाना चाहिए। और आपको टेस्ट लेने का तरीका यही है कि हर 10 क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए, खुद से लिख लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती है उसका आंसर आप खुद से लिख के देखिए। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे कि आप कितने का आंसर सही कर पा रहे हैं। अगर 10 में से अगर 5 ही आप आंसर सही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। 5 से 8 अगर आंसर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली है, एवरेज तैयारी कर ली है। और 8 या 8 से अगर अब आंसर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड तैयारी हो चुकी है। तो ये खुद भी आप टेस्ट लेके देख सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मौर्योत्तर बिहार। और यही कहूँगी कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम लोग मौर्योत्तर बिहार पढ़ रहे हैं। इसके ठीक पूर्व में आप लोगों ने मगध साम्राज्य एवं मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। बिहार में मौर्य काल के बारे में पढ़ा। तो आज मौर्योत्तर बिहार का जो पहला प्रश्न है, यह पहला प्रश्न ये है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किन वंश का शासन स्थापित हुआ। अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा है तो आपको आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है कण्व वंश, बी शुंग वंश, सी सातवाहन, डी शक वंश। आंसर क्या है आप लिख कर देख लीजिए, कहीं पर रख लीजिए, मिला लीजिए आंसर को। अब बी होगा ऑप्शन शुंग वंश। तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन काल रहा, जो कि 185 ईस्वी से लेके 185 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ ईसा पूर्व लिखना छूट गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ए पुष्यमित्र, बी बृहद्रथ, सी वसुमित्र, डी देवभूमि।
देखिए ये सब जो प्रश्न है ना, ये सब आपको बिहार में बीपीएससी में ही नहीं पूछता है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है ये सब प्रश्न। क्योंकि बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री पोर्शन है वो अब पूरी तरह से आपको इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री से मैच कर जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के बुक को कभी पढ़ेंगे तो देखिए, और बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको कंटेंट सेम मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव सेम मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव वाला और इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव वाला दोनों को पहले पढ़ लीजिएगा, तब इसको आगे कंप्लीट करिएगा। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, आप सभी को पता है। और इसका शासनकाल का 185 ईसा पूर्व से लेके 149 ईसा पूर्व रहा है, और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का कार्य किया था? ए वसुज्येष्ठ, बी अग्निमित्र, सी पुष्यमित्र, डी देवभूति। आंसर होगा सी पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। और पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कुट राम विहार को, देखिए प्रश्न इस तरीके से भी आता है, कुक्कुट राम विहार कहाँ है? तो सारे फैक्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और ये तभी पता होगा जब तक आप डिस्क्रिप्टिव जो बुक है इम्तियाज़ अहमद के, उसको अच्छी तरह से पढ़े हुए रहेंगे, तभी आपको इसके बारे में पता होगा। तो डिस्क्रिप्टिव बुक जरूर पढ़िए, उसकी वीडियो अपलोड किए हुए उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये कुक्कुट राम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में, जिसको 3 बार नष्ट करवाने का कोशिश किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था और जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो इस तरह से कोरिलेट करके सारे फैक्ट को पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, पाटलिपुत्र यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ था? ए कण्व वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश, डी शुंग वंश। आंसर है शुंग वंश। तो पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के शासन के समय हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में, 158 ईसा पूर्व में, 158 ईस्वी में, 185 ईस्वी में। अभी आप बार बार पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर पूर्व में बहुत बार क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दिया गया था। 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल रहा है। तो यहाँ पे ईसा पूर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 2 टाइप के ऑप्शन दिए हैं। 185 ईसा पूर्व भी दिया और 185 ईस्वी भी दिया हुआ है, 158 ईस्वी भी दिया हुआ है, और ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा हो सकता है, तो आंसर यही होगा 185 ईसा पूर्व। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था, किसने किया था? ए देवभूति ने, बी अग्निमित्र ने, सी पुष्यमित्र ने, डी वासुदेव ने। आंसर हो जाएगा सी पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? ए कुषाण वंश, बी लिच्छवी, सी कण्व वंश, डी गुप्त। ये लूसेंट में भी ये फैक्ट दिया हुआ है। ये सारे फैक्ट देखिएगा आप, लूसेंट का अगर डिस्क्रिप्टिव का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, देखिए ये सारे फैक्ट लाइन से दिए हुए हैं, कौन कौन सा वंश किसके बाद आया है वो बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा कण्व वंश। तो शुंग के वंश के बाद कण्व वंश का शासन रहा है। तो कण्व वंश का जो शासन रहा था ये 175 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ए देवभूति, बी पुष्यमित्र, सी अग्निमित्र, डी वसुदेव। आंसर होगा वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति था उसकी हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। देखिए ये सभी फैक्ट जो हैं ये लूसेंट में भी दिए हुए हैं, और ये ऐसे फैक्ट हैं जो कि बार बार आपको बीपीएससी में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं और जिनके दोबारा आने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की? ए
आंध्र सातवाहनों ने, बी गुप्तों ने, सी कुषाणों ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, आंध्र सातवाहनों ने कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? क्वेश्चन नंबर 10 है। ए शूद्रवंश, बी मित्रवंश, सी वाकाटक वंश, डी गोत्र वंश। आंसर हो जाएगा बी मित्रवंश। तो कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्रवंश के राजाओं ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ए कैमूर से, बी समस्तीपुर से, सी बोध गया से, डी सिवान से। ये देखिए आपको बिहार में जो कला एवं साहित्य है उससे संबंधित प्रश्न है ये। आंसर होगा सी बोध गया से। तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ए मथर, बी वसुमित्र, सी पार्श्व, डी अश्वघोष। आंसर हो जाएगा डी अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। देखिए जो बीपीएससी है उसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से बहुतायत से प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषकर बौद्ध संगीतीय एवं जैन संगीतीय से एक प्रश्न तो अनिवार्य रूप से आता ही आता है पीटी में। तो इन दोनों धर्मों के बारे में लूसेंट के जीके वाले वीडियो से ज़रूर देख लीजिएगा अच्छी तरह से विस्तृत रूप में। एवं जो बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की जो डिस्क्रिप्टिव बुक है उसके वीडियो में भी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्टिव वाला। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? कि देखिए ये क्लियरली आपको लूसेंट में ज़रूर मिल जाएगा अगर आप लूसेंट का वीडियो देखे होंगे तब। नहीं तो आप अगर जो भारत का प्राचीन इतिहास अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी में या फिर स्टेट विशेष में बहुतायत से अब पूछे जाने लगे हैं। तो आपको जब तक डिस्क्रिप्टिव रूप में किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो इस प्रकार के आंसर आप नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन देखिए, पहला ए है शिशुनाग, देन हर्यक, देन नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। फिर बी में है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कण्व, शुंग। सी में हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और डी है कण्व, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग। देखिए इस तरह के आंसर क्वेश्चन जब भी आते हैं आप कहीं पर एक क्रोनोलॉजी लिखकर जरूर रख लीजिए कि आपको पहले कौन सा वंश रहा और उसका जो काल क्या रहा वो सब लिख करके आप लाइन से क्रोनोलॉजी लिख करके रख लीजिएगा। तो ये आपको रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन में हेल्पफुल होगा। सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। सबसे पहले मगध वंश पर हर्यक वंश का, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, देन कण्व वंश का शासन रहा है। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? ए सियालकोट, बी राजगृह, सी कन्नौज, डी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी होगी डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी मथुरा, डी प्रतिष्ठान। आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। तो ये चीज़ आप एक चीज़ अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ा होगा तो मगध पर जो शासन करने वाले जो राजवंश थे उनमें बहुतायतों की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र ही रही है। नेक्स्ट देखेंगे, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, सी पहली शताब्दी ईसवी के अंत में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल ने अपने यहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। ए अंग एवं मगध से, बी विदेह एवं शाक्य से, सी अंग एवं विदेह से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलिंग नरेश खारवेल ने अंग एवं मगध से
कीमती उपहार प्राप्त किए थे और उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किनका रहा था? ए सातवाहनों का, बी लिच्छवियों का, सी चेदियों का, डी मित्रों का। आंसर हो जाएगा बी लिच्छवियों का। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का भी नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रों पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी वसुदेव, सी धनानंद, डी पुष्यमित्र शुंग। आंसर हो जाएगा डी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशोक घोष को प्रश्रय देने वाला शासक था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन, डी देवपाल। सही आंसर हो जाएगा बी कनिष्क। तो सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशोक घोष को कनिष्क ने प्रश्रय दिया था। अब देखिए, इस जो चैप्टर में आप लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा था जो मौर्योत्तर बिहार में, 20 में से कितने आंसर किए हैं आप लोगों ने? कम से कम अगर 20 में से टोटल 10 भी आंसर सही किए होंगे मात्र, तो समझ लीजिए कि अभी आप लोग डेंजर जोन में हैं। अगर 10 से 15 सही कर लिए होंगे तो एक एवरेज सही तैयारी कर चुके हैं। अगर 15 से अबव आंसर सही कर लिए होंगे तो आपने एक अच्छी खासी स्टैंडर्ड तैयारी कर ली है। आगे हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं, गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार का प्रथम प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? ए इलाहाबाद में, बी बनारस में, सी कन्नौज, डी पाटलिपुत्र में। सही आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? ए 230 वर्ष, बी 320 वर्ष, सी 320 ईसा पूर्व, डी 300 ईस्वी। आंसर हो जाएगा बी 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी बिंबिसार। सी चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, जिस प्रकार मगध साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है बीपीएससी में, उस तरह गुप्तकालीन अर्थात गुप्त साम्राज्य से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इनको सारे अच्छी तरह से एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इनमें से प्रश्न आते ही आते, ये फिक्स है कि बीपीएससी में इनसे प्रश्न एकदम फिक्स होता है कि वो कंपल्सरी रूप से आता है एक प्रश्न। हर मौर्य साम्राज्य के बारे में हो या फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में या फिर मगध या फिर बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, इनसे एक प्रश्न होते हैं जो कि एकदम फिक्स रूप से आते हैं। तो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कहाँ? पाटलिपुत्र में, बी इलाहाबाद में, सी उज्जैन में और डी लिच्छवी में। इसका आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र में, क्योंकि उसने जो उसका प्रथम राज्याभिषेक तो पाटलिपुत्र में ही हुआ था और उस राजधानी भी उसने पाटलिपुत्र को ही बनाया था। तो 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी 320 ईस्वी में ही पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी अजातशत्रु। आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में जानते ही हैं आप सभी, बहुत इम्पोर्टेंट बिहार के जीके में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। बिहार के गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को, डी कुमारगुप्त को। आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी इलाहाबाद, डी दिल्ली। आंसर हो जाएगा ए
पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखिए। ये जो मैंने आंसर आपको बता दिया था कि समुद्रगुप्त के बारे में, एक्चुअली समुद्रगुप्त के बारे में नहीं, मैंने कुमारगुप्त के बारे में मिस्टेक से बता दिया कि समुद्रगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक्चुअली में वो कुमारगुप्त होगा। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। ये कुमारगुप्त होगा जिसके बारे में मैं बता रही थी कि जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? आप सभी को पता है, अभी मैं बार बार बता रही हूँ कि ये नालंदा विश्वविद्यालय ये गुप्तकालीन विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है, और कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पता ही चल गया होगा। ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है, यह मौर्य है, बी कुषाण है, सी गुप्त है, डी पाल। ये बीपीएससी की 43वीं परीक्षा में भी आया हुआ है। तो ऑप्शन आपको पता है, आंसर पता है, सी गुप्त होगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युगीन है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी रामगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। ऑप्शन बताने की तो आवश्यकता नहीं थी, आप सभी को ये रटा हुआ होगा। ये होगा डी कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी कब? ए मौर्य काल में, बी पाल काल, सी गुप्त काल, डी हर्यक वंश के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा सी गुप्त काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 14 महीने। आंसर हो जाएगा सी 3 साल तक चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र में रहा था। और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण करने पर आया था, जिसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से रहा है? ए चंपा, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से नगर से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मुद्रा किस जिले में प्राप्त हुई थी? ए पटना, बी सारण, सी भागलपुर और डी शाहाबाद। आंसर हो जाएगा डी शाहाबाद से गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से? गया से, सुल्तानगंज, नवादा से, नालंदा से। सही आंसर हो जाएगा बी सुल्तानगंज से बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल और परवर्ती गुप्त काल। सही आंसर हो जाएगा सी गुप्त काल। ये देखिए, जो स्थान के बारे विशेष के बारे में दिया हुआ है, तो बिहार में जो डिस्क्रिप्टिव बुक है इम्तियाज अहमद की, उसमें विभिन्न जो विशेष स्थल हैं, विशेष जो जिले हैं या फिर जो जिनका अपना पौराणिक महत्व रहा है, उन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। जैसे राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, तो इनके बारे में आप डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है या फिर वहाँ पर कौन सी चीज़ें पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी गई हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ाया गया। उनको ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी पाल काल और उपयुक्त नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल। तो राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त काल में हुआ माना जाता है। तीरभुक्ति अर्थात आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। ए गोविंद गुप्त, बी घटोत्कच गुप्त, सी चिरादत्त, डी पर्णदत्त। सही आंसर हो जाएगा गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था और वह तीरभुक्ति अर्थात आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी उदंतपुरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
आंसर आप सभी को पता है, ए नालंदा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चिकित्सा, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन शास्त्र। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये। इसका आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ये भी पूर्व में आया हुआ क्वेश्चन है। ए हर्ष, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी अशोक। सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये एक चीज़ याद रखिएगा कि कौन कौन से जो प्राचीन चीनी यात्री किसके कार्यकाल में आए थे, ये बहुतायत से पूछा जा चुका। जैसे फाहियान हो गया, किसके शासनकाल में आया, इत्सिंग किसके शासनकाल में आया, और वो उसका जो कह सकते हैं कि उसने खासकर जो पुस्तकें जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, उसी तरह अन्य जो विदेशी यात्री रहे हैं उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखे हैं और उस पुस्तक की विशेषता क्या रही है, इनके बारे में बहुतायत से प्रश्न पूछे जाते रहे और फिर से पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ए ह्वेनसांग, बी मेगास्थनीज, सी फाहियान, डी इत्सिंग। सही आंसर हो जाएगा सी फाहियान। और यहाँ ये जो चारों आप देख रहे हैं, चारों विदेशी यात्री हैं, जो ह्वेनसांग हो गया, मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग, ये लोग किसके शासनकाल में आए हैं, कितने समय तक रहे हैं, इनके प्रमुख जो पुस्तकें उन्होंने जो लिखी उनका नाम और उनकी विशेषता अच्छी तरह से आप एक जगह लिख करके या फिर क्रोनोलॉजी बनाकर रख लीजिएगा। गुप्त संवत का आरंभ होता है ए 302 ईस्वी में, बी 312 ईस्वी में, सी 320 ईस्वी में, डी 322 ईस्वी में। ये प्रश्न पूर्व में एक बार आ चुका है। सी 320 ईस्वी में गुप्त वंश का आरंभ हुआ था। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी चंद्रगुप्त प्रथम को, सी समुद्रगुप्त को, डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत बार से पूछा जा चुका है, ठीक है। और गुप्त वंश का जो आरंभ जो हुआ था वो भी पहले पूछा जा चुका है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने और डी स्कंदगुप्त ने। सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय की थी। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए विष्णुसेन, बी हरिसेन, सी चंद्रसेन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने और डी स्कंदगुप्त ने। सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और डी समुद्रगुप्त। ये देखिए वे बार बार प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आ रहा है। इसका कारण यही है कि इससे संबंधित प्रश्न आपको बीपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं और बीपीएससी का जो एक पैटर्न रहा है कि जो पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न हैं, अगर आप बीपीएससी का भी हाल का 65th का आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको देखेंगे उसमें से आपको 20 से 30 क्वेश्चन जो हैं आपको पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको दोबारा पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहती है, या फिर बीपीएससी में ही नहीं, अगर आप यूपीएससी में या फिर अदर स्टेट पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको दोबारा आने की पूर्ण संभावना रहती है बीपीएससी में। तो बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो सारे सब्जेक्ट हैं जीएस की वो पढ़िए, बिहार का जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, साथ ही एक बुक जरूर रखिए जैसे घटना चक्र है,
उसका जो घटना चक्र की अलग अलग बुक आती है जिसमें सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि सारे प्रश्न होते हैं जो विभिन्न यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो उनको ज़रूर देख लीजिए। इससे आपका 20 से 30 क्वेश्चन तो एकदम पक्का फिक्स हो जाए कि वो सही होगा ही होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? पहला, हुनों का आक्रमण। बी, सेकेंड है प्रशासन का सामंती स्वरूप। सी, कमजोर शासक। चौथा, आर्थिक संकट। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा। ए में, बी में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में लिखा है सही होगा। सी में लिखा है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही है। एंड डी में लिखा है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो गुप्त साम्राज्य का पतन के क्या कारण थे? जब तक आप विस्तृत रूप से नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के सिर्फ यही कारण नहीं हो सकते, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो पहले आप गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव वाला या फिर लूसेंट का डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी, गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। क्वेश्चन नंबर 30, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? ए, स्कंदगुप्त। बी, कुमारगुप्त। सी, बुद्धगुप्त। और डी, नरसिंहगुप्त। सही आंसर हो जाएगा डी, नरसिंहगुप्त। बिहार पर मिहिर कुल का आक्रमण नरसिंहगुप्त के समय में हुआ था। इसको प्रश्न इस तरह से उल्टा घुमाकर भी दे सकता है कि बिहार में नरसिंहगुप्त का आक्रमण नरसिंहगुप्त के शासनकाल के समय में मगध पर किसका आक्रमण हुआ था? तो इस प्रकार के प्रश्न घुमा करके दिए जाने की भी संभावना रहती है। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे ए, बारहमिहिर। फर्स्ट बारहमिहिर। सेकेंड है आर्यभट्ट। थर्ड है ब्रह्मगुप्त। फोर्थ है पाणिनि। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। बी में सेकेंड थर्ड बोल रहा है सही है। थर्ड, सी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है। और डी में चारों सही है। तो गुप्त काल का जो ज्ञान विज्ञान था वो ज्ञान विज्ञान के विकास का उसको कहा जाता है कि स्वर्णिम युग माना जाता है गुप्त काल को। और इसके योगदान में बारहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त तीनों का प्रमुख योगदान रहा है। तो ये हो गया गुप्तकालीन बिहार। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट युग में मगध के परवर्ती गुप्त शासक। ये भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पीपीएससी में फिक्स है कि आते ही आते हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लीजिएगा। और साथ ही जो डिस्क्रिप्टिव है बुक है जो बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद की, उसके सारे वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी बिहार जीके की। और जो अगर जीएस का जो अदर पेपर है उसके लिए आप लूसेंट की वीडियो देख लेंगे, जिससे आपका अदर पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए।